नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम दिसंबर 2019 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसके पेपर 1 में बाल विकास के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा के अर्जन मतलब ग्रहण करने के लिए और उसके विकास के लिए सर्वाधिक संवेदन अवधि जन्म की पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोर अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि सर्वाधिक संवेदनशील अवधि मानी जाती है भाषा के अर्जन और विकास के लिए। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहेल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। लॉरेंस कोहेल वर्ग के द्वारा नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। इनको भी कुछ उप अवस्थाओं में भी बांटा गया है। तो हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी एक कोहेल वर्ग के द्वारा बनाई हुई एक अवस्था है। तो पहला है प्रसुप्ति अवस्था, बी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि पियाजे के द्वारा बनाई गई है, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जो कि कोहेल वर्ग के द्वारा बनाई गई अवस्था है। अगला है हमारा, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण। भाई लड़की और लड़के में भेद कर रहा है, मतलब जो कि लैंगिक पक्षपात या लैंगिक भेदता कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जेंडर पक्षपात। अगला है हमारा, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली रहेगी। जेंडर से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए, जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिका को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। भाई हमें क्या करना है, रूढ़िवादिता और भूमिका में अनुरूपता लाना है। तो इसके लिए देखो, हम पृथक खेल तो बनाएंगे नहीं, इससे तो और रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलेगा। पृथक बैठने की व्यवस्था से भी बढ़ावा मिलेगा। और जेंडर विशिष्ट भूमिका को महत्व देना, मतलब जो कि लड़कों के लिए तो वो लड़के ही करें और जो लड़कियों के लिए वो लड़कियां ही करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो इससे भी रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलेगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा कि जेंडर के पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगला है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान से सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। भाई एक मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है। तो भाई सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था लेव वाइगोस्की ने। अगला है हमारा, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता भूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबंधित करते हैं। तो यह होती है व्यक्तिगत वार्ता, या जोर से बोलना, या ऑप्शन सी पाड़ या ढांचा, या ऑप्शन डी आत्म केंद्रित वार्ता। तो यह हो जाएगी हमारी व्यक्तिगत वार्ता, मतलब स्वयं से बातें करना और स्वयं को निर्देशित करना। अक्सर क्या होता है, हम कुछ कार्य करते हैं तो स्वयं में कार्य करते जाते हैं और अपने आप को निर्देशित भी करते जाते हैं, मन में बड़बड़ाते रहते हैं। अगला है हमारा, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। भाई बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, तो ये हो जाएगा हमारा पाड़ या ढांचा। पाड़ या ढांचा आप सभी ने देखा होगा, जब मकान बनते हैं तो एक हाइट के बाद दीवार को और ऊपर बनाने के लिए हम एक लकड़ियों का पाड़ बना लेते हैं और जैसे ही हमारा कार्य हो जाता है तो हम उस पाड़ को हटा देते हैं। ऐसे ही यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग होता है। भाई थोड़ा सा सहयोग कर देना या थोड़ी सहायता कर देना, जैसे ही बच्चा सीखा और हम अपनी सहायता को वापस खींच लेते हैं। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, जब बच्चे को हम साइकिल चलाना सिखाते हैं तो उसको पीछे से पकड़ लेते हैं और जैसे ही उसका संतुलन बनता है तो हम अपना जो हाथ लगा है उसको पकड़े रहते हैं, वो हटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पाड़ या ढांचा इसको बताया गया है। अगला है हमारा, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेश, आस्थिगत अनुकरण, पदर्श स्थापित, या प्रतीकात्मक खेल एवं विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, संरक्षण तथा कक्षा समावेशन। अगला है हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जिन पियाजे की संरचना है। तो भाई जिन पियाजे ने एक संरचना बताई है, सूचनाओं के संग्रह को एक स्कीमा के रूप में उन्होंने बताया है। अगला है हमारा, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन मतलब किसी चीज़ को हम आंक रहे हैं, जैसे कितनी एस्टीमेट बनाना,
हम मकान बनाते तो आँक रहे हैं कि कितना सामान लगेगा या कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही यहाँ भी हम आँकते हैं। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। भाई नवीन शिक्षा नीति के अनुसार हमें उन्हें श्रेणी में नहीं बांटना है, ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। संबंधित अवधारणा के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। भाई हमें प्राप्तांकों के आधार पर भी उन्हें नामांकित नहीं करना है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना केवल इसलिए तो हम आकलन कभी नहीं करेंगे। ऑप्शन बी को यदि देखेंगे भाई संबंधित अवधारणा के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, तो ये हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी ऑप्शन लग रहा है। आप भी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझने का प्रयास करें तो आपको अपने आप अंदर से लगेगा कि ये आंसर हो सकता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। ऑप्शन डी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बुद्धि एक या एकात्मक कारक नहीं है, क्योंकि भाई बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि को बहुत से प्रकारों में बांटा गया है, तो ये कथन तो यहाँ से गलत हो गया। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा तो जा सकता है, लेकिन सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, एक्यूरेट नहीं माप सकते। और ऑप्शन ए है, एक बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऐसा नहीं है। यदि आप जन्म के समय अल्प बुद्धि वाले भी हों और आप प्रयास करेंगे, लगातार अध्ययन करेंगे, लगातार अपने ऊपर कार्य करेंगे, तो आप में भी तीव्रता देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, रूही हमेशा समस्या के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। मौलिक मतलब कुछ नया, कुछ यूनिक। तो ये क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा हमारा सृजनात्मक विचारक। सृजनात्मकता में हम कुछ नया करते हैं, कुछ नया सोचते हैं। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं। इस स्थिति को जैसी है वैसे स्वीकार करना चाहिए? है भी गलत। इन विद्यार्थियों के से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए? गलत। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। यह हमारा आंसर होगा। आप देखेंगे बाकी तीन हमारे नेगेटिव कथन है। देखो ऑप्शन ए में नहीं है कभी कभी, और ऑप्शन डी में है हतोत्साहित। ये नेगेटिव है भाई, हतोत्साहित हमारा आंसर नहीं होगा। यदि हमसे पॉजिटिव चीज़ पूछी गई है तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव कथन ढूंढना है, और नेगेटिव चीज़ पूछी गई है तो हमें नेगेटिव कथन ढूंढना है। अगला है हमारा, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह था। भाई पठन वैकल्य मतलब पढ़ने में समस्या, तो क्या हो जाएगा भाई? धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? भाई समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें हम सभी प्रकार के छात्र, सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे वह मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि, वंचित वर्गों से संबंधित हो, सामान्य वर्ग से संबंधित हो, विशेष बुद्धि वाले बालक हो, विकलांग हो, सभी को एक ही क्लास में अध्ययन कराना ही समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। तो निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला है हमारा, संरचनावादी ढांचे में कंस्ट्रक्टिव, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है। ये तो यंत्रवत याद करना कभी भी किसी भी ढांचे में नहीं रहेगा। प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, और अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो संरचनावादी में क्या हो जाएगा? अवबोधन मतलब समझने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला है हमारा, अनेक घटना के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई कई बच्चे घटनाओं से संबंधित अपने अनुसार सिद्धांत बना लेते हैं, तो इनके बारे में हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए? गलत। बच्चों को दंडित करना चाहिए? नहीं। बार बार याद करने के द्वारा एक ही सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए? गलत। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के एक सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। यह बात हमारी सही हो जाएगी। अगला है हमारा, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तक, भाई केवल लगा हुआ है, हमसे पॉजिटिव चीज़ पूछी गई है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी, यंत्रवत याद करना मतलब ये नेगेटिव है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा।
योग्यता के आधार पर विद्यार्थी को नामांकित करना और वर्गीकरण, हमें ना तो उनको नामांकित करना है ना उन्हें वर्गीकृत करना है कि भाई ये होशियार है ये कमजोर है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। संज्ञान मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, और संवेग जो हमें क्रोध, गुस्सा, ये चीज़ें आती हैं, रोना, भय, तो ये संवेग होते हैं हमारे। तो एक दूसरे से किस प्रकार से है भाई? पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं। भाई आप तीन ऑप्शन को देखेंगे, पूर्णतः अलग और स्वतंत्र और संबंधित नहीं, ये एक से लग रहे हैं, मतलब ये नेगेटिव है। तीनों का अर्थ एक ही है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सन्निहित मतलब मिले हुए, संबंधित होते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। भाई स्मरण की प्रक्रिया तो नहीं है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, यह भी नहीं है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। आंसर हो सकता है पॉजिटिव कथन। ऑप्शन बी है विद्यार्थी के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, नेगेटिव कथन। यह अवधारणा की समझ में अभाव पैदा करेगा, नेगेटिव कथन। यह अवधारणात्मक समझ में अभाव मतलब यह भी नेगेटिव कथन है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? भाई लगातार पुरस्कार या लगातार दंड देना, ये नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेंगे, तो हमें नकारात्मक देखना है क्या रहेगा। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। भाई बढ़ेगी तो नहीं, नेगेटिव रूप से काम कर रहे हैं। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये पॉजिटिव कथन है, लेकिन हमें नेगेटिव ढूंढना है। ऑप्शन डी अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उनकी स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होने लगेगी। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? भाई सार्थक अधिगम जिसका कोई अर्थ निकले, तो शारीरिक दंड नेगेटिव है, ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। संयोगात्मक अधिगम पर्यावरण पॉजिटिव है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यह भी पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेगा। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, आपको लगेगा कि निरंतर मूल्यांकन करना सही है, लेकिन इसमें लिखा है एक शब्द तुलनात्मक। तुलना हमें नहीं करनी बच्चों की कि भाई तुम होशियार हो, तुम कम होशियार हो, या तुम मंदबुद्धि हो, तुम तीव्र बुद्धि हो, ये नेगेटिव प्रभाव डालेगा बच्चों पर। तो ऑप्शन 2 और 3 मतलब कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर रहेगा। अगला है हमारा शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान दे करके, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध कराकर। अगला है हमारा एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है या कर सकती है? तो ये पॉजिटिव कथन ढूंढना है हमें, और आप एक शिक्षक है तो आप क्या करेंगे इसके लिए? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर नहीं, केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल और महत्व देकर। भाई केवल लगा है तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। सी गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, ये भी नहीं रहेगा। बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? कौन सी अवधि में शारीरिक वृद्धि और विकास? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शैशव अवस्था और किशोर अवस्था। हमें ढूंढना रहेगा, पहला दिया हुआ शैशव अवस्था और प्रारंभिक बाल अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था एवं किशोर अवस्था। तो इसका आंसर रहेगा हमारा शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अभी विकास के मैंने YouTube पर वीडियो डाली हुई है, बहुत से सिद्धांत पढ़ाए हुए हैं, लगभग सभी सिद्धांत। तो विकास जीवन पर्यंत होता है, यह सिद्धांत है। विकास परिवर्त्य होता है, यह भी सिद्धांत है। विकास अनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित है, यही भी बात सत्य है और सिद्धांत है। ऑप्शन डी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। भाई सार्वभौमिक तो है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ मतलब जो हमारा समाज है, आसपास का वातावरण है, वो इसे प्रभावित करता है, इसमें बोला है नहीं करता, तो यही हमारा नेगेटिव आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, अनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक प्रक्रिया। तो भाई प्राथमिक कारण जो है भाई अनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच
जटिल प्रक्रिया के कारण ही व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण की एजेंसी है। प्राथमिक सामाजिकरण की एजेंसी हमारा परिवार है और द्वितीयक सामाजिकरण की जो एजेंसी है हमारी विद्यालय एवं मीडिया हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।